नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बिहार में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं, बिहार में चुनावी विसात बिछाई जा रही हैं। एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बिहार में एनडीए नेताओं का जोश है, और दूसरी तरफ हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में हार के बाद कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव किया है। अब बदले रणनीति के साथ कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कन्हैया कुमार की बिहार की सियासी पिच पर उतरने के बाद कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी कर दलित समाज से आने वाले राजेश कुमार राम को संगठन की बागडोर सौंप दी है। बिहार में कांग्रेस के बदले हुए सियासी तेवर के राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बिहार में कांग्रेस क्या लालू की छाया से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बनने की कवायद में है? बिहार में कांग्रेस की क्या रणनीति है? ये सब आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। एक तरफ बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है, और दूसरी तरफ बिहार चुनाव के लिए एनडीए की महान रणनीति तैयार हो गई। महान रणनीति को खुद कहती है। और यही नहीं, राम की नगरी अयोध्या में भव्य मंदिर बनने के बाद अब राम जी की ससुराल यानी सीता माता की नगरी सीतामढ़ी में भी भव्य सीता मंदिर का वादा कर दिया। और चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है। बिहार चुनाव को लेकर क्या है बीजेपी की महारणनीति, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। मिथिलांचल को लेकर लंबे वक्त से बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, और बीजेपी इस इलाके में अकेले चुनाव लड़ती रही है या फिर जेडीयू के साथ मिलकर। बीजेपी का प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा है, और इस इलाके में बीजेपी की मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल राबड़ी देवी ने अलग मिथिलांचल की मांग कर दी है, ताकि इस इलाके में पार्टी का जनाधार मजबूत हो सके। लेकिन बीजेपी आरजेडी की इस चाल को अच्छे से समझती है, और शायद इसीलिए इस इलाके में माता सीता के मंदिर में निर्माण और केंद्र की मदद से पूरे इलाके को तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित कर बंटवारे की मांग को कमजोर करना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में मिथिलांचल की सीटें ही तय करेगी कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। आखिर क्या है मिथिलांचल का सियासी समीकरण, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में चुनाव से पहले बिहार की राजनीति गरमाने लगी। बिहार के राजनेता, बिहार की राजनीतिक पार्टियां मुद्दे सेट करने में लग गई हैं। चुनावी वादों का दौर और नेताओं का दौर फिर से तेज होता जा रहा है। बिहार की राजनीति सीधे केंद्र की राजनीति पर असर डालती है। इसलिए केंद्र किसी भी सरकार के लिए बिहार की समीकरण काफी ज्यादा अहम होता है, और बिहार की राजनीति कब और किस तरफ से करवट लेगी यह कहना मुश्किल होता है। इस बार बिहार का चुनाव एक बार फिर से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द मुड़ा जा रहा है। बीजेपी ने फिलहाल बिहार में नीतीश की जनता दल यूनाइटेड की अगुवाई में ही चुनाव लड़ने का मन बनाया है। वहीं आरजेडी तेजस्वी यादव विरोधी दल के नेता के तौर पर मुखर हैं। उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के सामने
एनडीए को टक्कर देने की चुनौती। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बार बिहार में कांग्रेस की रणनीति बदली हुई है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में चुनाव हारने के बाद बिहार में कांग्रेस बदली हुई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरी। बिहार में कांग्रेस दिल्ली वाले मोड में है। कांग्रेस चाहती है कि वो राज्य में यानी बिहार में अपने पैरों के बल पर खड़ी हो सके। पिछले कुछ चुनाव में कांग्रेस की पहचान आरजेडी के पिछलग्गू जैसी हो गई है। पार्टी अब इस छवि से बाहर निकलना चाहती है और इस बात का इशारा कांग्रेस आलाकमान के हाल के फैसलों में साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस इस बार बिहार में अपना ग्राफ बदलना चाहती है। ग्राफ बिहार में कांग्रेस के जनाधार का ग्राफ, कांग्रेस की सीटों का ग्राफ, बिहार के सत्ता में भागीदारी का ग्राफ, और इसके लिए कांग्रेस आलाकमान हर वो मुमकिन नीतियां बना रही है जिससे वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। कांग्रेस ने हाल ही में बिहार में जो 3 फैसले लिए हैं, वो 3 फैसले कौन हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। फिर मैं आपको बिहार में कांग्रेस की रणनीति क्या है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाऊंगा। फैसला नंबर 1, पहले कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश को बदलकर बिहार की कमान राहुल गांधी के खास माने जाने वाले नेता कृष्णा अल्लूवोरू को दिया। फैसला नंबर 2, कांग्रेस के तेज तर्रार युवा नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाली गई। फैसला नंबर 3, फिर कांग्रेस ने अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के हटाकर राजेश कुमार को नया अध्यक्ष बिहार का बना दिया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि चुनावी साल में एक के बाद एक कांग्रेस के इस फैसले ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। वैसे तो कांग्रेस के हर फैसले बिहार चुनाव को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करेगा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बदलकर कांग्रेस ने बिहार चुनाव को एक नई दिशा में मोड़ दिया है। वो दिशा जातीय ध्रुवीकरण है, जिससे केंद्र में दलित है। कांग्रेस ने बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर राजेश कुमार राव को पार्टी की कमान सौंप दी। राजेश राम दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं। उनकी पहचान दलित समाज के एक सशक्त नेता के तौर पर होती है। वो लगातार 2 बार से औरंगाबाद से कुटुंबा सीट से विधायक रहे। साफ है कि कांग्रेस का यह बदलाव पार्टी के सामाजिक समीकरण को साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, और जिसके जरिए कांग्रेस बिहार में दलित वोट बैंक को साधना चाहती है। राष्ट्र की आवाज के जरिए बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए बिहार के नए नवेले अध्यक्ष राजेश कुमार क्या कुछ कहा। नेता न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने शुरू से कह रहा है कि हम जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हम जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। जातीय जनगणना जिनकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। आप भागीदारी के बात राहुल गांधी जी ने किया, तो आज भागीदारी दलित को देने के बाद कह रहे थे। उदाहरण है, और मैं 3 उदाहरण आपके सामने अभी तुरंत पेश करूँगा कि आप जिस तरह से देखिए कि तेलंगाना में जो फैसले हुए कि वो जो आरक्षण का जो दायरा है वो बढ़ा। इसके बाद आप देख लीजिए उड़ीसा में भक्त चरण दास जी दलित समाज से आते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष बने। बिहार में मैं राजेश कुमार राम चमार जाति से आते हैं, हम अध्यक्ष बने। तो राहुल गांधी जी ने जनगणना के पहले, जो कि केंद्र सरकार का यह दायित्व है जनगणना कराना, वो नहीं करा रही है। लेकिन हिस्सेदारी जब दे रहे हैं तो दलितों के हिस्सेदारी और पिछड़ों अति पिछड़ों के हिस्सेदारी देना शुरू कर दिया है। ये सांकेतिक है, और जो संविधान की रक्षा के बात है, तो शायद इसीलिए दलितों की हिस्सेदारी सब जगह कम हो रही थी, तो हमारे राष्ट्रीय पार्टी के नेता न्याय योद्धा ने हिस्सेदारी देना शुरू कर दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजेश कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निर्देश दिए जाने का संकेत माना जा रहा है। कांग्रेस बिहार में अपने बूते दलित राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है, और कांग्रेस के इस कदम से बिहार में नए समीकरण बन सकते हैं, खासकर दलित वोट बैंक के प्रभावी इस्तेमाल की रणनीति में।
अब कांग्रेस ने चुनाव से ठीक पहले क्यों चला है राजेश कुमार का दांव, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। अपने इलाके के दलित समाज में राजेश कुमार राम की अच्छी पकड़ है। राजेश कुमार राम जिस इलाके से आते हैं उस पूरे इलाके में बीते 3 विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी नुकसान होता रहा है। राजेश कुमार जिस इलाके से आते हैं उसी इलाके में करीब 25% दलित वोटर्स भी हैं और साल 2000 के बाद वो क्षेत्र एनडीए का गढ़ माना जाता था। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए को भारी नुकसान होता आया है और इस इलाके में दलित वोटर्स का झुकाव आरजेडी और बीएसपी की तरफ रहा है। हालांकि इस इलाके में दलित वोटर्स का धीरे धीरे मायावती से मोह भंग होता जा रहा है। ऐसे वक्त में जब मायावती का अपने वोटर्स के बीच प्रभाव कम हो रहा है तो कांग्रेस ने चुनाव से ठीक पहले राजेश राम के जरिए इन वोटर्स को साधने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही इस इलाके में कांग्रेस अपनी पुरानी खोई हुई जमीन भी तलाश रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के इस फैसले से एनडीए के साथ आरजेडी के लिए भी चुनावी चुनौती बढ़ सकती है। यानी कांग्रेस अब बिहार चुनाव में खुलकर खेलने को तैयार है और वो अपने पुराने जनाधार को वापस फिर से हासिल करने के लिए खुलकर बैटिंग कर रही है। कन्हैया कुमार को बिहार की सियासी पिच पर उतरने के बाद कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश प्रसाद की छुट्टी कर दलित समाज से आने वाले राजेश कुमार राम को संगठन की बागडोर सौंप दी है। कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश प्रसाद लालू यादव के बेहद करीबी और यही वजह है कि कांग्रेस ने अखिलेश प्रसाद को हटाकर संदेश साफ दे दिया कि बिहार में कांग्रेस लालू यादव की छाया से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर करने की कवायद में है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए कांग्रेस सांसद तारिक अनवर को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए तारिक क्या कुछ कह रहे हैं। भाई, जब एनडीए सरकार बैसाखी पर चल रही है, केंद्र में नरेंद्र मोदी ने बैसाखी पकड़ लिया है, तो अगर हम लोग आरजेडी के साथ जिससे 30 साल पुराना हमारा संबंध है, अगर उसके साथ चल रहे हैं तो क्या गलत है? तो सवाल ये नहीं है, बैसाखी का सवाल नहीं है। हमारे गठबंधन बहुत पुराना है बिहार में और हमारा ऐसा मानना है कि जो अगर हमको बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है या एनडीए को रोकना है तो हम लोगों को तमाम समान विचारधारा पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। ये हमारा कंपल्शन है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस अभी से रणनीति बना रही है तो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए भी पूरी तरीके से बिहार चुनाव के लिए तैयार है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में बम्पर जीत के बाद बीजेपी की नजर अब बिहार चुनाव पर है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए विसाद बिछाना शुरू कर दिया है। चुनावी रणनीति तैयार है। चुनावी रणनीति तैयार करने में माहिर माने जाने वाले और चुनावी विसात में बाजी तय करने वाले हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया कि बिहार की चुनावी रणभूमि में वो बिहार में डेरा डालकर बैठने वाले हैं। इसके साथ ही मिथिलांचल के लोगों के लिए भी अमित शाह ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया। वो बिहार चुनाव की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, होम मिनिस्टर अमित शाह के इस ऐलान के बाद से बिहार की सियासत में राम मंदिर के बाद अब सीता मंदिर का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बावजूद लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का रिजल्ट बीजेपी के मन मुताबिक नहीं आया, ये सब जानते हैं। लेकिन बीजेपी ने तब यह कहा था कि राम मंदिर बीजेपी के लिए नहीं, सियासी नहीं है, बल्कि यह आस्था का मुद्दा है और वो भगवान और उनसे जुड़ी जगहों का विकास करती रहेगी। और अपने वादे पर अमल करते हुए बीजेपी ने बिहार में भव्य सीता मंदिर बनाने का वादा किया। बिहार के लोगों से सीता मंदिर बनाने का यह वादा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने किया। गुजरात के शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया
अब बिहार के सीतामढ़ी में एक भव्य सीता मंदिर बनाने का वक्त है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि सीतामढ़ी में भव्य मां जानकी मंदिर बनकर रहेगा और गृह मंत्री ने सीता मंदिर को लेकर मिथिलांचल वासियों से क्या वादा किया, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं। कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की है। और आज मैं मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूं कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सीतामढ़ी में भव्य मंदिर बनाकर बीजेपी एक तीर से कई निशाना साधना चाहती है। पहला लक्ष्य तीर्थ स्थल के सहारे बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करना। राम मंदिर बनने के बाद जिस तरीके से अयोध्या की किस्मत बदलेगी उसका आधा भी सीतामढ़ी में हो जाएगा तो शहर की सूरत पूरी तरीके से बदल जाएगी। और एक बड़ा मकसद मंदिर के सहारे मिथिलांचल को भी साधना है। सीतामढ़ी जिला बिहार के मिथिलांचल इलाके में आता है। सीतामढ़ी के अलावा मधुबनी, दरभंगा, माधेपुर, सुपौल, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, खगड़िया और सहरसा जैसे जिले भी मिथिलांचल में आते हैं। मिथिलांचल हमेशा से एनडीए का गढ़ माना जाता है क्योंकि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मिथिलांचल में 25 सीटें जीती थी और बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने 21 सीटें जीती थी। 4 सीट मुकेश साहनी की वीआईपी को मिली जबकि 1 सीट एलजेपी के खाते में गई थी। इसी तरीके से अगर देखें तो मिथिलांचल की 78 में से 51 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। अगर बात महागठबंधन की करूं तो 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिथिलांचल में 22 सीटें मिली थी और कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर जीत पाई थी जबकि सीपीआई ने 2 और सीपीआईएम ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। यानी महागठबंधन के खाते में मिथिलांचल के 78 में से 25 सीटें ही रह गई हैं। अगर बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की तो एनडीए ने मिथिलांचल में क्लीन स्वीप किया था। मिथिलांचल की सभी 14 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी और 5 सीटें जेडीयू ने जीती थी जबकि बची हुई 4 सीटें एलजेपी की रामविलास पासवान के खाते में। यानी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव में बीजेपी मिथिलांचल में अच्छा प्रदर्शन करती आई है। अब बीजेपी की कोशिश है कि इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसी प्रदर्शन को दोहराया जाए जिसके लिए लगातार कोशिश कर रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा यह तय करने में मिथिलांचल का रोल कितना ज्यादा अहम होने वाला है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए की 40% से ज्यादा सीटें मिथिलांचल से ही आई और सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर होने की वजह से इस जिले को मिथिलांचल की सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर देखा जाता है। और इसी सांस्कृतिक केंद्र को लेकर बीजेपी ने चुनाव से पहले ऐसा दांव खेला कि तमाम दल चारों खाने चित हो जाएंगे क्योंकि बीजेपी सीतामढ़ी के सीता मंदिर को अयोध्या के राम मंदिर जैसा मुद्दा बनाने की कोशिश में जुट गई है और उसकी पहली नजर बिहार के मिथिला इलाके पर गई है। बीजेपी इस इलाके पर खास ध्यान दे रही है और इसे समझने के लिए पिछले दिनों हुआ नीतीश कुमार की कैबिनेट के विस्तार को भी देखना होगा। इस विस्तार में नीतीश कैबिनेट में
बीजेपी कोटे के 7 मंत्री शामिल किए गए। उन 7 मंत्रियों में से 3 अकेले मिथिला क्षेत्र से आते हैं और इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट में मिथिला क्षेत्र के मंत्रियों की तादाद 9 हो गई। इनमें सबसे ज्यादा 4 मंत्री दरभंगा से हैं, जिसे मिथिला की राजधानी माना जाता है। और मिथिला में बीजेपी जीतती खासकर शहरी सीटों पर, ग्रामीण इलाकों पर आरजेडी और जेडीयू की पकड़ मजबूत। और इस मजबूत पकड़ को तोड़ने की कोशिश इस वक्त बीजेपी कर रही है, जुट गई है। और यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों की राजनीति को देखेंगे तो साफ पता चलेगा कि बीजेपी मिथिलांचल को लेकर किस तरीके से दांव खेल रही है। इसके लिए बीजेपी के हाल ही के कुछ फैसलों को भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपके सामने लाना चाहता हूं, ताकि इन फैसलों को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकें। बीजेपी ने मिथिला को ध्यान में रखकर कई कदम उठाए और पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के मैथिली संस्करण का विमोचन किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी सरकार ने मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाया था। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस साल के बजट में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की। मखाना मिथिला की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है और बीजेपी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर अपना आधार बढ़ाने की है। इसीलिए उसने मिथिला को नीतीश कैबिनेट में ज्यादा बर्थ भी मिथिला को ही दिया। भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस मिथिलांचल पर है। यही वजह है कि बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी यानी आरजेडी इस इलाके में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग कर रही है और उसका कहना है कि इसके बाद ही मिथिला इलाके का विकास हो पाएगा। लेकिन बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने आरजेडी के नहले पर दहला चल दिया। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव में किसका दांव चलेगा। इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया।